गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमटीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस पेपर में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ। बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इसको आप कहते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, उसकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और उपयोगी अध्याय आपके लिए। आपको इसमें दिलचस्पी और इंटरेस्ट आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। शुरुआत में जब हमने विचारधाराओं के अर्थ और संदर्भ समझे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी विचार या कोई भी विचारधारा सर्वकालिक या स्थिर नहीं होती। तभी देखिए विचारधारा कहा गया है और धारा का आशय है बहने वाली। विचारों का समुद्र नहीं होता, विचारों का तालाब नहीं होता, विचारों की झील नहीं होती। विचारों की धारा होती है जो इस बात का प्रतीक है कि परिस्थिति, हालात, नेतृत्व की सोच, इनके माध्यम से विचार समय अनुसार बदलते और परिवर्तित रहते हैं और बदलने और परिवर्तित होने भी चाहिए। अब इस भूमिका के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि समाजवाद और उदारवाद मूलतः दुनिया की सारी विचारधाराओं के दो मूल आधार या उनकी आधारशिला के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। उदारवाद जो ये मान के चलता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ये अपना भला बुरा खुद सोच समझ सकता है, इसलिए राज्य को इसके कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। हाँ, ये बहस आगे चली, आज भी जारी है, हस्तक्षेप कितना हो, किस रूप में हो और किस तरीके से हो। समाजवाद ये मानता है कि क्योंकि प्रकृति सामाजिक है, समाज भी सामाजिक है, इसलिए निजी स्वतंत्रता और निजी अधिकार के स्थान पर समानता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ताकि वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लगभग समान रूप से किया जा सके और इसके लिए राज्य एक जिम्मेदार संरचना या संस्था हो सकता है। लेकिन आप पाएंगे विचारक वो भी हैं जिन्हें हम अराजकतावादी कहते हैं, जो राज्य के अंत की बात करते हैं। उनका मानना ये है कि एक स्थिति समाज में वो थी जब राज्य नहीं था, पर जीवन तब भी था। मनुष्य आपसी तालमेल से, स्नेह से, प्रेम से, दबाव से साथ रह रहे थे और उनकी आवश्यकता पूर्ण हो भी रही थी। इन्हीं चीज़ों के चलते चलते विचार और विचारधाराएं आगे बढ़ी हैं, विकसित हुई हैं, रुकी नहीं हैं। आप चाहे किसी भी विचारधारा से प्रभावित हों, उसको पढ़ें, इस चीज़ को आप कॉमन पाएंगे। वैसे ही जिसकी बात हम आज आपसे करेंगे ये है समुदायवाद या कम्युनिटेरियनिज्म। समुदाय को अंग्रेजी में आप कम्युनिटी कहते हैं। ये विचार आपको दिखाई देगा अरस्तू के विचारों में, जब वो कह रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये आपको दिखेगा ग्रीन के विचारों में, ये आपको बहुत से विचारों में दिखाई देगा। लेकिन हाँ, इस विचारधारा से पहले इसकी कोई बहुत ज़्यादा व्यापक व्याख्या नहीं की गई। जैसे केवल ये कह देने से कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि अरस्तू का कमेंट है, लेकिन उस पर ये इन्होंने बहुत इसकी व्यापक विवेचना नहीं की है कि सामाजिकता क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है, इसके लाभ क्या है, नुकसान क्या हैं। इस पर अरस्तू बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए। आगे चलें तो मध्ययुग में भी और आधुनिक युग में भी आप ग्रीन की बात कर सकते हैं, आप इसमें जोड़ सकते हैं रॉल्ड जे लॉस्की को, आप इसमें हीगल को जोड़ सकते हैं। इन सब लोगों ने अलग अलग बातें तो की हैं, लेकिन कोई ठोस वैचारिक आधार प्रस्तुत नहीं किया। इसी दौरान द्वितीय विश्व समाप्त होता है और विचारधाराओं के दो केंद्रों के रूप में सोवियत संघ और उदारवादी गुट के रूप में अमेरिका उभर कर सामने आते हैं। एक समाजवाद का प्रतीक है, एक उदारवाद का, और यहाँ पर वैचारिक हलचल भी होनी शुरू होती है। जब 15-20 साल निकलते हैं, यानी आप समझिए 70 के दशक के आसपास, 70 से 80 के बीच में, तब कुछ नए सवाल उठने शुरू होते हैं कि उदारवाद में कितना उदार हुआ जाए, राज्य को कितना सीमित किया जाए
और क्या राज्य को सीमित किया जाना पर्याप्त होगा। दूसरा बिंदु आया कि अगर समानता के आधार पर राज्य को ताकत दी जाती है तो कितनी ताकत दी जाए और उनका उपयोग किस सीमा में रहकर किया जाए, संविधान की उपयोगिता क्या रहेगी। ये कई सवाल खड़े हुए और चिंतन एक बार दोबारा उठ खड़ा हुआ कि दिशाओं को दोबारा तय किया जाए, चीज़ों को एक बार फिर मूल्यांकित किया जाए और आगे बढ़ा जाए। और इसी प्रयास के अंदर एक विचारधारा के रूप में समुदायवादी विचारकों का एक समूह बनकर सामने आया। इनके कुछ नाम हैं, आप नोट करें। माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, मैकेंटायर, डैनियल ए बेल, चार्ल्स टेलर। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को समुदायवादी स्कूल से जोड़ा और अपने विचार दिए। किताबों के नाम भी आप चाहे ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैकेंटायर की किताब है आफ्टर वर्च्यू, 1981 में आई है। माइकल सैंडल की किताब का नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, उदारवाद और न्याय की सीमाएं। माइकल वॉल्जर की किताब है स्पेयर ऑफ जस्टिस, 1983 में किताब छपी है। इन्होंने बेसिकली न्याय को आधार बनाते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। अब सबसे पहले हम इस बात पर आएं कि ये विचारक इस बात को मान रहे हैं। आप याद करें मार्क्सवाद को। मार्क्सिज्म में एक बात कहता है कि अंत में जब साम्यवाद की स्थापना होगी वो राज्य विहीन और समाज विहीन होगा, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ये जो विचारक हैं ये इस बात पर अहमियत देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समाज है और समुदाय है, और व्यक्ति चाहे वो उदारवाद का समर्थन करता हो या समाजवाद का, उसके सर्वांगीण विकास के लिए समाज एक आवश्यक, अपरिहार्य, अनिवार्य चीज़ है। जैसे यदि समाज में आपको एक निश्चित भूमिका दी जाती है, एक आपकी एक सामाजिक स्थिति होती है और परंपराएं होती हैं, आपका व्यक्तित्व इनकी देन है। जबकि उदारवादी मान रहे हैं कि व्यक्ति विवेकशील है, अपना भला बुरा सोच सकता है, इसलिए सारी आज़ादियों पर उसका अधिकार है और केवल जो आर्थिक मोटिवेशंस हैं, इकोनॉमिक मोटिवेशंस हैं, वो ही उसके प्रेरणा स्रोत हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन समुदायवादियों का मानना ये है कि केवल आर्थिक जो प्रेरक तत्व हैं वही आपको आगे बढ़ने की दिशा नहीं देते, बल्कि आपका जो सामाजिक पर्यावरण है, आपकी जो सामाजिक स्थिति है और आपकी जो परंपराएं हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ये परंपराएं आवश्यक नहीं है सही ही हों सारी की सारी, कई गलत भी होती हैं, लेकिन आपकी जो एक सोशल स्टेटस जिसको आप कहते हैं, सामाजिक परिस्थिति, वो इन सब का मिक्सचर आप हैं, मिश्रण आप हैं, और आपका व्यक्तित्व समाज की देन है। हो सकता है आपने भी समाज को कुछ दिया हो, लेकिन जिसको आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही कर सकता है। एक बिंदु और देखिए, व्यक्ति के दायित्वों और कर्तव्यों के साथ साथ ये सामान्य हितों पर बल देता है। अब आप फिर उदारवाद पढ़ चुके हैं। उदारवाद मूलतः व्यक्तिवाद और व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है। वो ये मानता है कि व्यक्ति अपने हित पूरे करना चाहता है, जो उसके इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत हैं, बाकी सभी व्यक्ति समाज के हिस्से हैं, सभी अपने व्यक्तिगत हित देखेंगे तो सबके हित पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये समुदायवादी हैं, इनका तर्क ये है कि एक व्यक्ति के हित समाज के हितों को पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कॉमन इंटरेस्ट जिसको आप कहते हैं, यानी ऐसे हित जो सभी के लिए हितकारी हों, उनको तलाशना होगा और उनके प्रति आपको अपनी प्रतिबद्धता या अपना कमिटमेंट शो करना ही होगा, वरना आपका व्यक्तित्व सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगला बिंदु है जो मैकेंटायर और सैंडल ने दिया है कि व्यक्ति के विकास के लिए समाज जो है वो अपरिहार्य है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। आप अपने चाहे आपका आर्थिक व्यक्तित्व हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो या व्यक्तिगत हो, व्यक्तित्व के जितने भी आपके आयाम होते हैं वो पूरे समाज में रहकर ही हो पाएंगे। समाज से बाहर जाकर
आप अपने आप को पूर्ण नहीं कर सकते। आप याद करें अरस्तु का जो एक कमेंट आपने कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसको आप पूरा पढ़िएगा, पुस्तक में मिल जाएगा आपको, नेट पर सर्च कीजिएगा। पूरा वाक्य ये है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसको समाज की आवश्यकता नहीं है, या तो पशु है या देवता है। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य समाज में जीवित हैं, इसलिए समाज हमारी डेस्टिनी है, हमारी नियति है। इसके बगैर हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। ये उन्होंने व्यक्तिवाद के खिलाफ एक विद्रोह किया था। अगला बिंदु, आज आप देखिए दुनिया के जितने भी राज्य हैं वो अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज्य। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिया है माइकल वॉल्जर ने, मैंने आपको नाम बताया था उनका। बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही है, आपको पसंद आएगी। वो कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य का औचित्य साबित तब होगा जब आप राज्य के सदस्य बने। यदि सामाजिक और राजनीतिक रूप पर आप समाज से बाहर हैं तो आप समाज से किसी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने की अपेक्षा नहीं कर सकते। समाज का कल्याणकारी राज्य से जो कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम बनते हैं उनके लाभ के हकदार आप तब होते हैं जब आप उसका हिस्सा बने। और वो राज्य भी कल्याणकारी तब कहलाएगा जब उसके समाज और राज्य के जो नागरिक हैं अपने आप को उस राजनीतिक समाज से जोड़कर चलेंगे। यदि वो अलग चलते हैं तो फिर वो ना तो समाज या ना वो राज्य जन कल्याणकारी होगा, ना वो समाज। और माइकल ऑक्सफोर्ड, ख़त्म करते हैं अपने आज के व्याख्यान को। माइकल ऑक्सफोर्ड ने बहुत दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये परंपरावाद और उदारवाद के मध्य एक समन्वय स्थापित करता है। एक नाम आपने सुना होगा, मॉडर्न पॉलिटिकल जो थियरिस्ट हैं, जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी किताब का नाम है। और उदारवादी देशों में इस व्यक्ति ने न्याय के सिद्धांत के रूप में बेहद लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि रॉल्स ने कोई बहुत उपयोगी विचार या महत्वपूर्ण तथ्य नहीं माना है कम्युनिटेरियंस को या ये समुदायवादियों को, लेकिन उनका एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि समाज के अति संपन्न और अति विपन्न लोगों के बीच में एक ब्रिज होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक अलाइनमेंट होता है जो टूट नहीं सकता। यानी वो इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से साबित कर रहे हैं कि समाज आपस में जुड़ा हुआ है, समुदाय आपस में जुड़े हुए हैं। समुदाय से पृथक रहकर आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के अपने उत्थान की उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद।